नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 20 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा कुछ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, मेनली टेक्निकल वैकेंसीज हैं। जिनके पास टेक्निकल डिग्रीज है वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त 2020। तो अगर आप एलिजिबल हों तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। इस रिक्रूटमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ और भी बहुत सारे नोट्स यूपीएससी, पीएससी के और वनडे एग्जाम्स के आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 कंट्रीज में भारत देश ने जगह बनाई है। अब ये किसके द्वारा लाई जाती है? तो अमेरिका स्थित इस एक संपत्ति की सलाहकार है क्रिशमैन एंड वॉल्कफीड, इसके द्वारा यह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी की जाती है। 48 देशों के बीच में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त एक इंडेक्स माना जाता है। आपको पता होना चाहिए पिछले साल हम चौथे स्थान पर थे, इस साल हम एक स्थान ऊपर आकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 4 प्रमुख क्षेत्रों को यहाँ पर एक बेस के तौर पर यहाँ उपयोग किया जाता है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः हर साल की तरह चाइना और यूएसए ही रहे हैं। तीसरा स्थान भारत देश ने यहाँ पर प्राप्त किया है। अति महत्वपूर्ण है प्रश्न, मेरे हिसाब से बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो वेस्ट टू एनर्जी यह एक पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई है भाई? उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि उत्तराखंड में अगर कचरे से 5 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है, साथ ही साथ वहां के प्रदूषण को भी अंकुश क्या है लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निष्पादन के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या को क्या है कुछ हद तक कम करना। उत्तराखंड के विषय में बहुत सारे करंट अफेयर्स में आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत देश का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं में मनुस्यारी गांव में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि भारत देश का पहला कवक पार्क है, इसीलिए प्रश्न आपसे बनना चाहिए। किस गांव में? मनुस्यारी गांव में, पिथौरागढ़ जिले में। कहां पर? उत्तराखंड में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क की भी यहां पर शुरुआत की गई थी, जिसका जो बायोडायवर्सिटी पार्क था वो हल्द्वानी पर पड़ता था। लगभग 18 एकड़ में यह फैला हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनी थी गैरसैंण, जो चामोली जिले की एक तहसील थी। एक्चुअल में राजधानी कौन सी है? देहरादून। आप देख सकते हैं 270 किलोमीटर की दूरी है देहरादून और गैरसैंण के बीच में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो धामोली जिले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धामोली जिले आसाम में पड़ता है यह पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह एकदम से लाइमलाइट में क्यों आ गया? यह लाइमलाइट में इसीलिए आ गया क्योंकि यह अभी तक फॉरेस्ट रिजर्व था। जी हाँ, 1924 में लगभग 10,500 हेक्टेयर में फैला हुआ यह पोबा रिजर्व, जिसे अब असम की सरकार ने सेंचुरी, इट मीन्स वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। इसीलिए इससे प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आप देख सकते हैं पोबा रिजर्व को किसमें चेंज कर दिया गया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपको यहीं से पता होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो यह है कि भारत देश का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, मतलब 105वें नंबर का। तो आप देहांग पटकई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब नए नाम से जानी जाएगी, जिसका नाम होगा देहांग पटकई नेशनल पार्क। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देहांग पटकई क्या नेशनल पार्क, कौन से नंबर का? 105वें नंबर का। आप जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है आप वहां पर देख सकते हैं देहांग पटकई कहां पर स्थित है। 105वें नंबर का नेशनल पार्क है, भारत देश का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
34वां ला लीगा चैंपियंस इट मीन्स 2019 और 20 का ताज किसने अपने नाम पर कर लिया है? तो रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब है, स्पेन की आपको पता है राजधानी है मैड्रिड, वहां का जो सबसे विख्यात जो क्लब है रियल मैड्रिड, इन्होंने एक दूसरी जो टीम है उसको 2-1 से हराकर यह पुरस्कार जीत लिया है। अति महत्वपूर्ण है, सत्र का अपना अंतिम मैच यह रियल मैड्रिड लेसनेस के साथ खेलने वाली है, लेकिन यह अभी ही पॉइंट टेबल के हिसाब से विजेता घोषित हो चुकी है। लास्ट टाइम पर इन्होंने 2017 में यह ला लीगा का चैंपियंस पुरस्कार जीता था। तो भूलिएगा मत, 34th ला लीगा टाइटल्स विन किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रोस क्रिस्टियन ओसियुका रोपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो गैबोन की प्रधानमंत्री बन गई हैं, पहली प्रधानमंत्री बन गई हैं। और अगर नंबर वाइज देखें तो देश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बाकेले महोदय का स्थान ग्रहण किया है। यह 2019 से रक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्य कर चुकी हैं। जो राष्ट्रपति महोदय हैं वहां के ओंडियम्बा, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। गैबोन की राजधानी आप देख सकते हैं लिब्रविल, और वहां की जो मुद्रा है वो है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। आप देख सकते हैं नई प्रधानमंत्री महोदय को। साथ में आप देख सकते हैं अफ्रीका के बीचों बीच की स्थिति, छोटा सा एक देश है गैबोन। आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा मैप दिखाने की कोशिश करता हूं। आपको याद होगा अफ्रीका के ही एक देश ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था इनका? एलिस फाकफाक। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो मैं पिछले करंट अफेयर में आपको बता चुका हूं। ट्यूनीशिया की जो वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जब भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं अफ्रीका के सबसे टॉप में पड़ती है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के आसपास वाला छोटा सा एक देश पड़ता है ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न देखिए, भारत देश की सबसे धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा किस कंपनी की नई अध्यक्ष बन गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पहली ही लाइन से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने फ्रंट लाइन में ही लिख दिया कि भारत देश की सबसे धनी महिला रोशनी नडाल मल्होत्रा हैं। यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है, और वो HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष बन गई हैं। आपको पता है नोएडा स्थित एक IT कंपनी है, भारत देश की बहुत प्रमुख कंपनी है, और इनके जो पिता हैं शिव नडार, उन्होंने अपनी गद्दी अपनी बच्ची की तरफ क्या कर दी है भाई? आगे बढ़ा दी है। अब शिव नडार क्या करेंगे? शिव नडार अभी चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के पदनाम के साथ HCL टेक के MD मतलब प्रबंध निदेशक के तौर पर यहां पर कार्य करते रहेंगे, और अपनी बच्ची रोशनी नडार मल्होत्रा को और भी क्या है आगे इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए सलाह मशवरा अपना प्रदान करते रहेंगे। रोशनी नडाल मल्होत्रा के विषय में आप डिटेल अगर चाहें तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की नई क्या अध्यक्ष महोदया को, रोशनी नडार को, साथ में जो उनके पिता हैं जो बहुत जानी मानी शख्सियत है न सिर्फ भारत देश में बल्कि विश्व में, उनको भी आप शिव नडार महोदय को सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना राज्य ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो साइबहर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो आप देख सकते हैं SYBHER, साइबहर नाम का एक अभियान चलाया गया है तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा। 1 महीने तक अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूकता फैलाएंगे कि बच्चों और महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का साइबर अपराध ना हो। तेलंगाना आपको पता है 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना दिवस। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। साइबर सुरक्षा से बचना बहुत जरूरी है। IT हब आपको पता है भारत देश का जो सबसे बड़ा IT हब है वो है बेंगलुरु, और हैदराबाद भी बहुत बड़ी मात्रा में अब IT कंपनीज को आकर्षित कर रहा है, इसीलिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, दी टेंगम्स एन एंथ्रोलिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस बुक का विमोचन किसके हाथों से किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू, इनके द्वारा यह जो एक भाषा है अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होने वाली एक भाषा है टंगम्स, इन्हीं पर आधारित एक बुक का यहां पर विमोचन किया गया है। आपसे मोटा माटी इतना बड़ा बुक का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि टंगम्स किस जगह की भाषा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक भाषा है कोंगिंग गांव, वहां पर एक अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सियांग जिले में पड़ता है, वहीं पर बोले जाने वाली, बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे, लगभग 250 लोग ही अब इस भाषा को बोलते हैं, इसीलिए इस भाषा को बचाने के लिए एक बुक लिखी गई है द टंगम्स। आप देख सकते हैं फ्रंट पेज बुक का
हमारी और अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैं कुछ बुक आपको यहीं पर रिकॉल करा देता हूं। इफ इट ब्रीड्स स्टीफन किंग के द्वारा लिखी गई थी, मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा गेटिंग कॉम्पिटिटिवनेस, ये जो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष थे आरसी भार्गव, इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किस पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का कोविड-19 कारण निधन हो गया है? तो रमेश टीकाराम महोदय का यहां पर निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 18 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल मंडेला दिवस। बहुत डिटेल में आप नेशनल मंडेला के बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम 17 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।